छत्तीसगढ़ सीमा से लगे तेलंगाना में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 1 करोड़ की इनामी महिला नक्सली सुजाता को गिरफ्तार किया गया है। मैं बताना चाहता हूँ महबूबा नगर जो है वहाँ पर सुजाता को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि वो यहाँ कई दिनों से बीमार थी, वह अपने इलाज के लिए वहाँ आई हुई थी। तो पुलिस को इसकी सूचना मिली तो टीम बनाकर SIT की टीम बनाकर पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। हालांकि अभी तेलंगाना पुलिस ने इसके बारे में अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन जो बताया जा रहा है कि उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके बारे में बताना चाहूँगा कि सुजाता छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में बस्तर, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा और अब नारायणपुर, अबुझमाड़ इलाके में काफ़ी सक्रिय है। और ये किशन जी है नक्सली जो था उसकी पत्नी बताई जा रही है और ये कई बड़े घटनाओं में शामिल रही है। 2010 में जो 76 जवानों की शहादत हुई थी टालमेटला में, उसमें मिनपा जो घटना थी और जो बासागुड़ा इलाके में 22 जवानों की शहादत हुई थी उसमें भी शामिल। यह कई बड़ी घटनाओं में शामिल रही है और हिड़मा मोस्ट वांटेड नक्सली हिड़मा के साथ यह काम करी है, क्योंकि इस इलाके में जो भी नक्सलियों की बड़ी वारदातें हुई है इसमें ये शामिल रही है। धर्मेंद्र सिंह, दंतेवाड़ा। अब आम आदमी के प्लेट से सलाद भी गायब होने लगा है, टमाटर और लाल होने लगा है और मिर्ची अपना तीखापन दिखाने लगी है। इस समय मौजूद है राजधानी जयपुर के सब्जी मंडी में, जहां पर कहे कि जो है थोक में सब्जियां मिलती है, मगर इनसे अगर रेट जानना चाहे कि किस तरीके से टमाटर के क्या भाव है, पहले वो जान लेते हैं। क्योंकि जो सब्जी विक्रेता है जो डोर टू डोर पहुंचकर सब्जी बेचते हैं वो टमाटर करीबन 120 रुपये किलो बेच रहे हैं, तो वही कहे कि जो मिर्ची है वो 100 रुपये किलो उनके द्वारा बेची जा रही है। मगर मंडियों में किस तरीके के भाव है वो उनसे जान लेते हैं। चाचा, क्या भाव है टमाटर का? टमाटर का भाव 70 से 60 तक है अभी। 70 से 60 तक। तो इस बार जो है सब्जियां महंगी हो गई है। पिछले 2 महीने से देखने को मिल रहा है कि बहुत महंगी सब्जियां मिल रही है। क्या कारण है इसका? ये सब्जी टमाटर तो बाहर से आ रहा है, इस टाइम पे टमाटर आ रहा है महाराष्ट्र से, और जब अपने लोकल चलेगा दिवाली 20 दिन बाद में तब सस्ता होगा। पीछे बरसात ज़्यादा थी, माल कम हुआ, इसलिए बार महंगा रहा, इसलिए महंगा हो रहा है। मगर स्थिति ये हो गई है कि 120 रुपये किलो तक जो डोर टू डोर सब्जी वाले बेचते हैं वो 120 रुपये किलो तक टमाटर दे रहे हैं और मिर्ची 100 रुपये किलो तक। वो 10-10 किलो लेते हैं, 5-5 किलो लेते हैं। वो कम सौदे में महंगा बेच के कमाई करते हैं अपनी 1000 रुपये 500 रुपये। और यहाँ ज़्यादा माल आता है थोक के अंदर तो कम नफ़े पे कम रेट में माल बिकता है हमारे पास। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो है थोक के भाव में माल आता है, इसलिए यहाँ पर ये जो रेटें हैं वो सस्ती बताई जा रही है। मगर सब्जियों के दाम जिस तरीके से लगातार पिछले 2 महीने में बढ़े हैं, आमजन का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नींबू क्या भाव है भैया? नींबू 120 रुपये किलो है सर। और अदरक? अदरक 200 रुपये किलो। जी। क्या कारण मानते हो इतनी महंगी सब्जियाँ होती जा रही है दिन प्रतिदिन? कारण यही अपन ने मोदी जी को बिठा रखा है, इसीलिए महंगा हो रहा है। इसलिए महंगी हो रही है। और क्या? जी बिल्कुल, देखिए किस तरीके से जो है। मगर यहाँ पर एक महिला भी है। मैम, जिस तरीके से पिछले 2 महीने से सब्जी महंगी होती जा रही है, क्या कहना चाहेंगे अंकल के क्या रसोई का बजट बिगड़ता जा रहा है? फिर भी 120 रुपये किलो टमाटर, 100 रुपये किलो मिर्च। कहाँ है 120 रुपये? 70 यहाँ पर सर 70 रुपये किलो है। जो डोर टू डोर जो सब्जी, मैडम से पूछिए, डोर टू डोर जो देने आते हैं 120 रुपये आएगा, वो तो कमाएगा भी ना, कुछ तो कमाएगा। मगर पहले ये जो 70 रुपये किलो है वो ठेलों पे मिला करता था। पहले वाला टाइम और आज के टाइम, पहले 2 महीने पहले की बात। पहले आपकी सैलरी 500 रुपये हुआ करती, आप 1000-1500 रुपये है। नहीं सर, 2 महीने पहले की बात कर रहे हैं। पहले 2 महीने पहले जितनी थी उतनी आज है। टाइम टू टाइम फर्क तो आएगा ही आएगा। तो आप संतुष्ट है? ऐसा कुछ नहीं के संतुष्ट है इसमें क्या है, आपके पैसे भी बढ़ रहे हैं, उधर इनका भी पैसा बढ़ रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? रसोई का जो है बजट बिगड़ गया? जो ये कह रहे हैं आप बताएं ना मैम, आप रसोई का समझते हैं कि ठीक है ये महंगाई? महंगाई तो क्या है, वो तो सब चीज़, हर चीज़ महंगी है। बताओ सब्जी क्या, हर चीज़ महंगी है। क्या सस्ता है आज के टाइम में? बताओ कौन सी चीज़? हाँ, उनसे तो बहुत सस्ता है। इंडिया बहुत आगे है, बहुत सही जा रहा है और सही जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी है। अंकल ने कह रहे हैं कि सब और जगह से बेहतर हमको यहाँ पर मिल रही है। मगर सब्जियों के दाम हम आपको दिखा रहे हैं, जयपुर की सब्जी मंडी में है। महिलाओं से जो है बात करना चाहेंगे, क्योंकि रसोई का बजट है वो यही संभालते हैं। मैम, पिछले कई दिनों से सब्जियों के दाम बढ़े हैं, क्या लगता है आपको? हाँ जी, बढ़े ही हैं, बढ़े ही हैं दाम तो। क्या रसोई का बजट बिगड़ गया है? हाँ, बिगड़ता ही है दाम बढ़ने से तो।
टमाटर, प्याज और मिर्ची, ये तीन चीज मुख्यतः बिगड़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। बिल्कुल बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में क्या होना चाहिए? होना तो क्या चाहिए, रेटें तो काबू में होनी चाहिए, रेटें कम होनी चाहिए। कम होनी बिल्कुल होनी चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए किस तरीके से जो है रेट्स बढ़ती लगातार नज़र आ रही है। पिछले कई दिनों से, कहे कि लगभग 2 महीने से टमाटर, प्याज और जो मिर्च के दाम हैं वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मिर्च 100 रुपये किलो, टमाटर करीबन 120 रुपये किलो और जो ये प्याज है वो करीबन 80 रुपये किलो जो है आम जन तक पहुंच पा रहे हैं। इस समय हम जयपुर की बड़ी सब्जी मंडी में मौजूद है, जहां पर थोक में जो है माल को ख़रीदा जाता है, जिसके चलते यहां पर जो है कम दाम में सब्जी बताई जा रही है। मगर जब डोर टू डोर जो फुट स्टेपर्स आते हैं, जो ठेले वाले सब्जी बेचने आते हैं, उनकी यही रेट्स है, जिसको लेकर अब आम जन परेशान होते नज़र आ रहे हैं। आखिर कौन है जो इस वक्त देश के तमाम एयरपोर्ट पर फर्जी कॉल करके फ़्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी दे रहा है? अगर हम बात करें तो हाल के 3 दिनों में करीब 19 फ्लाइट को बम से उड़ाने की कॉल मिली है, जिसे बाद में जांच में पाया गया कि ये हॉक्स कॉल है, यानी कि फर्जी कॉल है। इस मामले में 16 अक्टूबर को एक नाबालिग लड़के को पकड़ा गया, जिसने एक फ़्लाइट को लेकर जानकारी दी थी कि उसमें बम रखा हुआ है और उसे बम से उड़ा दिया जाएगा। हालांकि ये नाबालिग बच्चे को मुंबई पुलिस ने पकड़ा है और वो छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। इसके अलावा ऐसे कई कॉल्स हैं जो हाल के दिनों में तमाम देश के एयरपोर्ट के अथॉरिटी से लेकर पूरी एजेंसी को अलर्ट मोड पर ला दिया। 3 दिन में 19 फ्लाइटों को मिली थी धमकी। अब इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने 6 एफआईआर दर्ज कर इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और साथ ही हम आपको बता दें कि टॉप सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि देश के गृह मंत्रालय की तरफ से एविएशन मंत्रालय से इस पूरे मामले में एक रिपोर्ट भी मांगी गई है कि आखिर इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है। हम आपको बता दें कि जो दिल्ली पुलिस के टॉप सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि इन तमाम हॉक्स कॉल का जो जांच है वो साइबर यूनिट को भी दी गई है। यानी कि ये जो तमाम जो कॉल्स हैं, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी ऐप के ज़रिए ये तमाम कॉल किए जा रहे हैं और इस कॉल का कनेक्शन हिंदुस्तान से नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर कुछ देशों से इस कॉल का कनेक्शन जुड़ रहा है, क्योंकि आईपी एड्रेस से पता चल रहा है कि ये तमाम कॉल जो है देश के बाहर यानी कि भारत से बाहर बैठकर किया जा रहा है। ये कोई शरारत है या फिर इसके पीछे की कोई बड़ी साजिश? फिलहाल इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस और दूसरे स्टेट पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन इसमें 7 ऐसे इंटरनेशनल फ्लाइट है जो अमेरिका और शिकागो से जुड़ा हुआ है। हम आपको बता दें कि 9 अक्टूबर को लंदन से विस्तारा की UK-18 जो फ्लाइट है वो इंडिया आ रही थी, यानी कि देश की राजधानी दिल्ली। इसी बीच टिश्यू पेपर यानी कि एक पैसेंजर को टिश्यू पेपर पर धमकी भरा हुआ कुछ कंटेंट मिलता है। उसके बाद वो क्रू मेंबर को इसकी जानकारी देता है। ये पूरी घटना 9 अक्टूबर की है। उसके बाद पैसेंजर्स के उस टिश्यू पेपर को दिखाने के बाद क्रू मेंबर सिक्योरिटी स्टाफ और एयरपोर्ट को यहाँ इंफॉर्मेशन देती है। करीब 3 से 3.5 घंटे तक जो फ्लाइट है लंदन से दिल्ली आने वाली वो हवा में ही रही तकरीबन, और कुछ घंटों तक उस फ्लाइट में बैठे पैसेंजर्स की सांसें अटक गई। उसे किसी और देश में इसलिए नहीं उतारा गया कि बाद में क्रू मेंबर्स ने जांच में ये बताया कि उनको इस बात का डर था कि कहीं अगर दूसरे देश में हम उतारते हैं तो कहीं हाईजैक ना कर लिया जाए। हाईजैक की डर से जो क्रू मेंबर्स थे, फ्लाइट के पायलट और बाकी मेंबर्स, उन्होंने फ्लाइट को 3 घंटे तक हवा में रखा, हवा में उड़ाते रहें और उसके बाद में उसे जो है वो लैंड किया गया दिल्ली। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर देश की एजेंसीज और दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच कर रही, लेकिन जिस तरीके से इस हॉक्स कॉल और टिश्यू पेपर्स में मिले धमकी को लेकर अब जो है तमाम एयरपोर्ट्स पर एयर मार्शल की ड्यूटी बढ़ाई जा रही है, उनकी संख्या बढ़ाई जा रही है। और ये भी जानकारी सूत्रों के हवाले से कि सादे कपड़ों में एयर मार्शल्स को क्रू मेंबर्स के साथ तैनात किया जाएगा। जिस तरीके से 3 दिन में 19 कॉल्स यानी कि 19 फ्लाइट्स को। इस वक्त हम सिवान के सदर अस्पताल में है, जहां पर जहरीली शराब का जो मामला है, मौत का आंकड़ा 20 हो चुका है और लगातार जो है मृत्यु की संख्या बढ़ती जा रही है। देख सकते हैं कि इस वक्त सिवान के सदर अस्पताल के जो अंदर है, जहां मरीजों का इलाज चल रहा है, 10 से 15 जो मरीज हैं
जो शराब पिए हुए उनका इलाज चल रहा है और अंदर जो है मीडिया का प्रवेश वर्जित है। साहब यहाँ पे मीडिया को जाने से जो है मना कर दिया जा रहा है। इनका क्या आदेश है कि प्रशासन द्वारा क्या कहा गया है, मीडिया को नहीं जाना है? नहीं, अंदर नहीं जाना है। मतलब प्रशासन किसका आदेश किसका है ये मालूम नहीं हमको। तो इन लोग साहब कहा कि बस मीडिया को अंदर नहीं जाना है, आदेश के बारे में बता नहीं रहे। बता दे कि जो भगवानपुर हाट है, जहरीली शराब से कल जो है रात तक लगातार जो है प्रशासन ने 20 लोगों की मरने की जो पुष्टि है सिविल सर्जन के आदेश अनुसार बताया था। और जो अभी बता दें कि फिर सुबह सुबह 2 लोगों की जो मृत्यु फिर हो गई है, जिसका नाम मिथिलेश पटेल और मुन्ना शाह है। करीब करीब प्रशासन के हिसाब से 22 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, पर गांव के लोगों को माने तो 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। देख सकते हैं कि लगातार जो यहाँ पे है मरीज के लोग जो है गांव के पहुंचे हुए यहाँ पे। और बता दें कि सिविल सर्जन से जब हमने बात करने का प्रयास किया तो सिविल सर्जन जो है वो कैमरे पे बोलने से इनकार कर रहे हैं, डायरेक्ट बोल रहे हैं कि पत्रकार से नहीं मिल सकते। बता दें कि पूरा जो आंकड़ा है वो लगभग जो प्रशासन है वो स्पष्ट रूप से बता नहीं पा रही है सर्जन का है। और अंदर जो है सिविल सर्जन का सख्त आदेश है कि अंदर कोई उनसे मिल नहीं सकता है। बता दें कि लगातार जो है भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के अलग अलग गांव के संदिग्ध स्थिति में जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। लगभग 30 लोगों की जो है लगभग मृत्यु हो गई है, ऐसी गाँव के लोगों का कहना है। बता दें कि इस पे 9 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। बता दें कि वहां के थाना इंचार्ज और चौकीदार को भी सस्पेंड कर दिया गया है। बता दें कि देख सकते हैं कि सिवान के सदर अस्पताल में जो है प्रशासन जो है यहाँ पे एसडीएम और एसडीपीओ खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और डीएम और एसपी खुद सिवान के सदर अस्पताल पहुंचकर पूरे जो क्या मामला है उसका जांच पड़ताल कर रहे हैं, उसका जायजा ले रहे हैं कि आखिर कितने लोगों की मृत्यु हुई है, क्या कुछ है। तो देख सकते हैं कि लगातार जो है मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। अभी तक लगातार मरीजों का इलाज चल रहा है अंदर और लगातार कई लोगों को पटना भी रेफर किया गया है जिसका इलाज चल रहा है। अब देखना होगा कि मौत का आंकड़ा कहां तक पहुंचता है। इंडिया न्यूज से अमित कुमार की ये रिपोर्ट। जीएसटी फ्रॉड को लेकर देश की केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी आज गुरुवार की सुबह से ही गुजरात के 6 शहरों के 23 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन कर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। जानकारी के मुताबिक जीएसटी में फ्रॉड मामले को लेकर ये ईडी की बड़ी रेड मानी जा रही है। इसमें वरिष्ठ पत्रकार महेश लांगा के साथ कुछ और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था। ये मामला पहले गुजरात क्राइम ब्रांच के पास था, जिसमें क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही थी और बाद में पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये पूरा मामला ईडी को ट्रांसफर कर दिया गया। उसके बाद ईडी पीएमएलए के तहत इस मामले की जांच में जुट गई। गुरुवार के दिन यानी कि आज 17 अक्टूबर को ईडी की जो जांच एजेंसी की टीम है वो सुबह से ही गुजरात के 6 शहरों के 23 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही, जिसमें महेश लांगा के साथ कई और लोग जुड़े हुए हैं। बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि कई ऐसी फर्जी कंपनियां बनाई गई थी जिस कंपनी में जीएसटी के टैक्स के पैसों का लेन देन किया गया था, वो भी इन सब पैसों को बचाने के लिए इनपुट क्रेडिट टैक्स को भी फर्जी तरीके से दिखाया गया था, जिसमें तमाम पैसों का लेन देन हो सके और वो सारा जो पैसा है उसी कंपनी जो कि फर्जी कंपनी खड़ी की गई थी वहां पर इसको पूरी तरीके से इन्वेस्ट किया गया था। ईडी इस मामले को लेकर गुरुवार यानी कि आज 17 अक्टूबर को 23 लोकेशन जिसमें सूरत, अहमदाबाद, जूनागढ़, भावनगर शामिल है, वहां से कई लोगों को से जो सस्पेक्ट हैं, संदिग्ध हैं, उनसे पूछताछ कर रही है और वहां से कई दस्तावेजों को भी उन्होंने एज ए सबूत के तौर पर बरामद किया है। हम आपको बता दें कि इस वक्त जो है ईडी की जो आज जो रेड चल रही थी जीएसटी फ्रॉड को लेकर, उसमें वरिष्ठ पत्रकार महेश लांगा उसमें मुख्य आरोपी, उनके साथ कई और लोग इसमें शामिल हैं। शुरुआत में ये जो पूरा मामला है गुजरात क्राइम ब्रांच देख रही थी। गुजरात क्राइम ब्रांच को एक शिकायत मिली थी जीएसटी फ्रॉड को लेकर। उसके बाद गुजरात की क्राइम ब्रांच ने कई अहम खुलासे किए थे जिसमें गिरफ्तारी भी हुई थी। उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जब ये पूरा मामला केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी को ट्रांसफर होता है तो ईडी इस पूरे मामले की तह तक लेकर इस पूरे मामले की जांच में जुट जाती है। इससे पहले भी जीएसटी फ्रॉड को लेकर कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन और ईडी जांच कर चुकी है, लेकिन जिस तरीके से 17 अक्टूबर यानी कि आज गुरुवार के दिन ईडी ने एक साथ सुबह करीब 5 बजे से ही 6 शहरों के 23 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन कर छापेमारी कर दी है, वहां से कई ऐसे इन फर्जी कंपनियों के दस्तावेज भी ईडी को मिले हैं और कुछ डिजिटल एविडेंस के तौर पर उन्होंने कई ऐसे
वहाँ से सबूत के तौर पर डिजिटल इक्विपमेंट भी उठाया है जो इस जीएसटी फ्रॉड